हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का वीडियो आपके डिमांड पे है। आपके आदेश को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये वीडियो बनाया हुआ है। और आज की वीडियो कोई लेसन नहीं है, बल्कि लेसन को कैसे अच्छे से समझा जाए इसके ऊपर एक छोटा सा टिप्स है। और ये टिप्स पूरी तरह से मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो या हो सकता है आपको उतना फ़ायदा ना हो, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अपने तरीके से ये समझाऊं कि फार्माकोलॉजी को कैसे हम बहुत इजी और आसान तरीके से समझ सकते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने ये वर्ड यूज़ नहीं किया कि हमने फार्माकोलॉजी को कैसे अच्छे से याद कर सकते हैं, बिकॉज कभी भी किसी चीज़ को याद करना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो हमने कहा किसी भी चीज़ को फार्माकोलॉजी को कैसे समझा जाए, इसके ऊपर आज का ये लेक्चर वीडियो है आपके डिमांड पे। देखिए, फार्माकोलॉजी बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सिंपल से डिफिकल्ट होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, इंटरेस्ट का ना होना, और दूसरा उस चीज को कैसे पढ़ा जाए, किस सीक्वेंस से फॉलो करते हुए समझा जाए, डेली लाइफ की कौन से एग्जांपल को हम उसमें इंक्लूड करें जिससे वो जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी वे में कन्वर्ट हो सकता है, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। इसलिए फार्माकोलॉजी कई स्टूडेंट्स को टफ पड़ता है, खासकर क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बट आज के वीडियो में हमने उस चीज को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फार्माकोलॉजी को आप कैसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट की। तो ये टॉपिक 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कि व्हाट वी हैव टू स्टडी, हमको फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है। दूसरा है इसको कैसे पढ़ा जाए। और तीसरा पार्ट है कि एक रिलेशनशिप क्या है आपके बेसिक दूसरे सब्जेक्ट के साथ, जिसको आपने 10th 12th और बी फॉर्म फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है। इन चारों सब्जेक्ट का फार्माकोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है। अगर ये 3 सेक्शन आप इजीली सिर्फ सुन लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको फार्माकोलॉजी याद करने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा और इस चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए, हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो टॉपिक्स इस तरह से हैं, जो बेसिक फ्रेमवर्क है, स्केलेटल है फार्माकोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन के आंसर का या टॉपिक का, तो वो कुछ इस तरीके से है। पहला हमें पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर वो सीएनएस एक्टिंग ड्रग है, अगर वो हाइपरटेंशन है, अगर वो डाययूरेटिक है, बीटा ब्लॉकर है, कोई भी टॉपिक हो, तो हम उस टॉपिक के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन हमें बताता है कि आप क्या पढ़ चुके हैं, उसका यूज इस टॉपिक पे क्या होने वाला है और आप इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, इसका यूज आगे आने वाले किन किन टॉपिक पे होगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो आपके पास्ट और फ्यूचर के आने वाले टॉपिक के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के पैथोफिजियोलॉजी की। अगर वो डिजीज कंडीशन है, डिसऑर्डर कंडीशन है, तो हम उसके बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता है पैथोलॉजी एज वेल एज फिजियोलॉजी, कि वो काम कैसे करता है, नॉर्मल फंक्शन क्या है उस ऑर्गन का जिस ऑर्गन में कोई डिजीज या डिसऑर्डर हुई है, और उसके डिजीज होने के पीछे की पैथोलॉजी क्या है, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म या किस तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व है उसको, उस ऑर्गन को उसके नॉर्मल फंक्शन से रोकने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको वो जो प्रॉब्लम है काफी हद तक सॉल्व कर देगा। इसका रिलेशनशिप इस वाले सेक्शन से है। देखिए, आपने बी फॉर्म फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में एपीएचई पढ़ा होगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, बट आपने 10th में तो बेसिक बायोलॉजी पढ़ी होगी और 12th में अगर आपका बेसिक बायोलॉजी था तो आपने बायोलॉजी पढ़ा ही होगा। तो हमने पहले वीडियो में ये कहा था कि फार्माकोलॉजी का जो बेसिक है या जो सोल है वो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक को अगर आप फार्माकोलॉजी में डील करते हैं तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक का एपीएचई एनाटॉमी फिजियोलॉजी मालूम होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी को अगर हम डिवाइड करते हैं, खासकर जूलॉजी को, तो आप पाएंगे कि ये कन्वर्ट होगा एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी मतलब होता है कि उसके ऑर्गन कैसे हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, और फिजियोलॉजी मतलब होता है कि वो ऑर्गन काम कैसे करता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, स्टेप्स जिसको फॉलो करके वो ऑर्गन अपना फंक्शन फुलफिल करता है। तो अगर हम इन दोनों को एक टर्म्स दैट्स कॉल्ड मेडिसिन, यानी कि फार्माकोलॉजी का जो मेन पार्ट है मेडिसिन, जिसके बारे में हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं ड्रग, उनको इन दोनों के साथ मिक्स कर दें, मीन्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलॉन्ग विद द यूज ऑफ मेडिसिन, इट्स इफेक्ट, ये अपना इफेक्ट शो करता है। और ये जो इफेक्ट है वो या तो डिजायरेबल होगा या तो अनडिजायरेबल होगा, और इन दोनों तरह के इफेक्ट जो कि डिजायरेबल हो चाहे अनडिजायरेबल हो, इनको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। तो इस तरह से आपने बेसिक बायोलॉजी को स्टार्ट करते हुए अल्टीमेटली फार्माकोलॉजी पे एंड किया, और ये दोनों रिवर्सिबल स्टेप हैं। अगर आपको किसी चीज की फार्माकोलॉजी समझनी है तो आपको स्टेप बाय रिवर्स में जाकर के बायोलॉजी को समझना पड़ेगा, और ये काफी हेल्पफुल होगा आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।
फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट जो कि आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, दैट इज अ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, और ये ही एक ऐसा हेडेक है जो काफी स्टूडेंट को परेशान करता है। बट क्लासिफिकेशन का मतलब अगर आप समझेंगे तो आपका 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और बचा रिमेनिंग 25% वो आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक जैसी चीजों को जिनका काम एक जैसा है उनको एक ग्रुप में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। अगर कोई, जैसे अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अगर आपके घर से आपके कॉलेज तक आपको पहुंचना है और इस पहुंचने के लिए अलग अलग यूटिलिटीज़ का, अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अगर आप यूज़ करते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, तो अगर हम इसको क्लासीफाई करना चाहें तो कई तरीके से कर सकते हैं। कोई पैदल जा सकता है, कोई बाइक से जा सकता है, कोई स्कूल बस से या कॉलेज बस से जा सकता है, या कोई साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं आज डेट में। तो अगर हम एक जैसी चीज़ों को एक साथ एक ग्रुप में रख दें तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। तो आप किसी भी ड्रग के क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो आपको क्लास और उनके नीचे सब क्लास दिखेंगे, और उनके अंदर जो ड्रग हैं उनका काम करने का तरीका, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनके मेन क्लास के या सब क्लास के तरीके से मैच करता है, तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। इसका फायदा ये होता है कि हमको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है ग्रुप को क्लासीफाई करने में और ड्रग के प्रिस्क्रिप्शन करने में। एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखना कहलाता है क्लासिफिकेशन। और जो टफ पार्ट होता है, उनके नाम कैसे याद रखे जाए, जैसे कई ड्रग होते हैं, थायाजाइड, क्लोरथायाजाइड, बेनथायाजाइड, अल्फा ब्लॉकर, अल्फा बीटा ब्लॉकर, इस तरह के क्लास के ड्रग का नाम कैसे याद किया जाए, तो इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी मेमोनिक्स या ट्रिक कैसे बना करके याद रखते हैं, इसके 5-6 वीडियो अपलोड किए हैं। आप हमारे सॉल्यूशन के इस चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, और इसका पूरा PDF है कैसे याद रखते हैं, ये हमारे फेसबुक के ग्रुप सॉल्यूशन फार्मेसी में अवेलेबल है, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके ट्रिक आपको पूरी जानकारी के साथ दिए हुए हैं जो आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व करेंगे। तो क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमने पहले भी समझाया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब होता है कि कोई भी ड्रग उस पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर को ठीक करने या मेंटेन करने के लिए जिसको हम लिए हैं वो कैसे काम करता है, उनके काम करने के तरीके को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कभी सिंगल लाइन में नहीं होता कि हमने ड्रग लिया, इस तरह से काम किया, उसका काम खत्म हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमेशा स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके हुए अपना एक्शन शो करता है। एक दूसरे को अफेक्ट करेगा, दूसरा तीसरे को अफेक्ट करेगा, इस तरीके से अलग अलग स्टेप्स मिल करके एक नए और इफेक्टिव फुलफिल रिजल्ट देते हैं, जिसे ही हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको 3 जगह काम आएगा। पहला काम इस टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कोई दूसरा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है तो आप जब उस इन्वॉल्व हुए ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहां के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफी मदद करेगा। यानी कि आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जगह, लेकिन इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यूज करते हुए आप अलग अलग जो और सिस्टम पढ़ेंगे उनमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आप भी यूज कर सकते हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग की अगर बात करते हैं तो हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन, एंजाइना, एरिथमिया, इन कंडीशन में भी आप काफी कुछ समझ करके इसके कॉन्सेप्ट को डेराइव कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ध्यान रखते हुए अलग इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इनको भी आप आसानी से समझ सकते हैं और उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखते हैं कि कोई भी जो भी NSAID ड्रग है वो आपके पर्टिकुलरली COX-2 को और COX-1 को इनहिबिट करता है, तो इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि COX-1 को इनहिबिट करने की वजह से अगर वो नॉन सेलेक्टिव है तो ये आपके GIT में गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकता है, अल्सर कॉज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने COX-1 को इनहिबिट किया, और COX-1 इनहिबिट होगा तो COX-1 का जो फंक्शन था, जो कि आपकी बॉडी में बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है, बेसिक सेक्रेशन सिक्रीट करता है, इसको अल्टर करेगा। तो डेफिनेटली अगर बेस कम होगा, एसिड ज्यादा होगा, तो इससे आपको अल्सर हो सकता है। तो एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि यूज के फॉर्म में हम देख रहे थे वो अल्टीमेटली आपके लिए साइड इफेक्ट हुआ, और इसको साइड इफेक्ट को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से डिराइव कर लिया साइड इफेक्ट या अदर इफेक्ट। फिर हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की। तो फार्माकोकाइनेटिक मतलब होता है व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, यानी कि जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो उस लिए गए ड्रग के आंसर में, उस ड्रग के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कौन कौन सा एक्शन शो करती है, ये कहलाता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक, जिसके अंदर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म की और एलिमिनेशन या तो एक्सक्रीशन की। तो इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा ड्रग किस रूट से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट शो करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी किस रूट से है, क्या वो वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है, क्या उसको हम ओरल रूट से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते हैं तो और कौन सा सुटेबल अल्टरनेटिव रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है।
ओरल पे क्या एडवांटेज हो सकते हैं इस कंडीशन में, जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्या लिमिटेशन हो सकती हैं, इनको भी इसमें ध्यान रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्या ये ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को होगा, अगर ओरल रूट से दिया जा रहा है डेफिनेटली ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। क्या ये ड्रग एक जगह से एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा सकता है, क्या इस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग के जैसा है, क्या ये ब्रेन में पहुंच सकता है, क्या ये प्लेसेंटल बैरियर में पहुंच सकता है, क्या ये ब्लड टेस्टिस बैरियर में पहुंच सकता है, और अगर हाँ तो क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जिसको हम इस एग्जांपल के साथ आगे जाके देखेंगे। फिर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, जिसे हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव से इनएक्टिव, इनएक्टिव से एक्टिव, एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट, ये 3-4 कंडीशन होते हैं, जिसको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं E4 एलिमिनेशन की, कि क्या वो जो ड्रग है वो वाटर सोल्यूबल है या लिपिड सोल्यूबल है। अगर वो ड्रग वाटर सोल्यूबल होगा तो डेफिनेटली वो यूरिन के थ्रू बाय फिल्ट्रेशन किडनी के फंक्शन के द्वारा वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। अगर वो लिपिड सोल्यूबल है तो वो फीसेस के या बाइल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अगर वो वर्टाइल इन नेचर है तो डेफिनेटली वो एक्सेल करने से हमारे सांस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, या स्वेटिंग के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, स्पूटम के थ्रू, स्पर्म के थ्रू, मिल्क लैक्टेटिंग वुमन के मिल्क के थ्रू, डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, इनके थ्रू निकलेगा। कैसे निकलेगा आपको इस डायग्राम में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। रूट ऑफ एलिमिनेशन का एक लेक्चर वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक की, जिसके अंदर हम बात करते हैं उसका यूज क्या है, इस ड्रग को जिसको आपने लिया है उसका कंडीशन किस किस कंडीशन में आप इसको और यूज कर सकते हैं, अदर बेनिफिट क्या है। फिर हम देखेंगे उसके साइड इफेक्ट क्या है इस ड्रग के जिसको आपने लिया है, उसके पॉसिबल साइड इफेक्ट कैसे हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, डिफरेंट कंट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बाद ऑफ लेवल ड्रग की, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी तरह से ऑथेंटिकेटेड तो नहीं है बट यूज में है। ऑफ लेवल ड्रग मतलब होता है कि ऐसा ड्रग जिसका एग्जैक्ट यूज तो कुछ और है, जिसका परमिटेड यूज कुछ और है, बट उसका यूज हम किसी दूसरे कंडीशन को मेंटेन करने के लिए भी सेटिस्फैक्टरी रूप से कर सकते हैं, बट जिसका कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड ऑफ लेवल यूज। तो ये हो गई वो पॉइंट्स जिसको हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन से पॉइंट में डिफिकल्टी आती है, कौन से प्रॉब्लम में तकलीफ आती है, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे इसको याद किया जाए, हाउ टू स्टडी द फार्माकोलॉजी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम फार्माकोलॉजी को याद करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ को याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको समझा जाए। तो अभी तक हमने जितने देखे फार्माकोलॉजी के कि कौन कौन से पार्ट के बारे में हमको स्टडी करनी पड़ती है, कौन से पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, तो अभी हम देखने वाले हैं इनको उनके एग्जाम्पल के साथ कैसे इन चीज़ों को अप्लाई यहाँ पे करते हैं, साथ साथ यूज़ करते हुए लास्ट वाले पॉइंट्स को। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में स्टडी करनी है फार्माकोलॉजी में, तो सबसे पहला जो काम होना चाहिए हमारा वो है फार्माकोलॉजी के पहले हमको एपीएचई यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी हार्ट के बारे में, क्योंकि जो हाइपरटेंशन है वो दो चीज़ों के जुड़े हुए ऑर्गन के स्टडी को इन्वॉल्व करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट एज वेल एज ब्लड वेसल्स। इन दोनों सिस्टम को अगर हम अच्छे से समझ चुके हैं या अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो हमको हाइपरटेंशन समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और हाइपरटेंशन को समझने के लिए सबसे पहले जानना भी जरूरी है कि आपकी बायोलॉजी क्या करती है, आपके हार्ट की कहाँ से ब्लड फ्लो इन होता है, कहाँ से ब्लड आउट होता है, वेसल्स के कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, हार्ट के चैम्बर और उनके प्रेशर, कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं, ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट का हार्ट रेट से क्या लेना देना है। इनको अगर आप अच्छे समझ चुके हैं आपके फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से, तो आपके लिए बहुत ही ईजी निकल जाएगा फार्माकोलॉजी और खासकर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की, सबसे पहले समझ लेते हैं हाइपरटेंशन है क्या चीज़। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, हाइपरटेंशन का सिंपल सा जनरल लैंग्वेज में बात करें तो उसका नाम होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड का आपकी वेसल्स पे अप्लाई किया जाने वाला प्रेशर कहलाता है ब्लड प्रेशर। बट ये तो नॉर्मल है, ये प्रेशर होना जरूरी है तभी ब्लड फ्लो होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट से इंक्रीज होता है या परसिस्टेंटली कई दिनों तक ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे ब्लड प्रेशर, और इस कंडीशन को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर के टाइप क्या है, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर का कॉज क्या है या ब्लड प्रेशर का टाइप क्या है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर आप बात करते हैं टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर की या उसके जुड़े हुए एटियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर की, तो बेसिकली दो टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो ब्लड प्रेशर होता है उसके कॉज हमको नहीं मालूम होते हैं, दैट कॉज इज स्टिल अननोन, मतलब हमको ये मालूम ही नहीं होता कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो किस वजह से है, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर दैट ब्लड प्रेशर व्हिच यू आर
फेसिंग उसको हम बोलते हैं अननोन रीजन या प्राइमरी हाइपरटेंशन। जबकि दूसरा जो हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं, उसके पीछे रीजन हमको मालूम होते हैं। उसके कई रीजन हो सकते हैं, लाइफस्टाइल, डाइट, आपकी हैबिट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, डिजीज कंडीशन ऑफ योर आर्टरीज, वेन्स, या फिर आपके किडनी या हार्ट, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकता है जिसकी वजह से अल्टरनेटिवली आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई है, हाइपरटेंशन हुई है। तो अगर आप प्राइमरी की बात करेंगे तो हमको रीजन मालूम नहीं है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट उतना इजीली हमको समझ में नहीं आता, डायग्नोसिस करना पड़ेगा। बट अगर आप बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो आपको मालूम है कि आप स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपके किडनी में कोई डिफिकल्टीज जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, आपके हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, आप किसी चीज को टेंशन ले रहे हैं इसलिए आपका ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप उसके कॉज को ठीक करने की कोशिश कीजिए, तो आपका अल्टीमेट जो प्रॉब्लम था ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का, वो रिजॉल्व हो जाएगा काफी हद तक। अगर आप स्मोक सीज करते हैं तो काफी जल्दी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल में आ जाएगा। अगर आप ड्रिंक क्विट करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जल्दी नॉर्मली आ जाएगा। अगर आप टेंशन से फ्री होकर के कूल एंड काम लाइफ लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर काफी हद तक रेगुलेट हो जाएगा, और आपको हर जगह ये फिजिशियन की क्लिनिक में ये जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ मिलेगा। इसका अगर हम बात करते हैं कि इसके ड्रग के क्लासिफिकेशन क्या क्या होंगे, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं, तो बहुत सिंपल सा है। हम उन सारे ड्रग को क्लासिफाई करेंगे जो कि हाइपरटेंशन को ठीक करते हैं। और एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है क्लास और सब क्लास। पहला क्लास है डाययूरेटिक का। तो डाययूरेटिक एक क्लास है और उसके सब क्लास या उसके सब टाइप कह सकते हैं आप, ये है लूप डाययूरेटिक, थायाजाइड डाययूरेटिक, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। इस तरह के जो डाययूरेटिक हैं ये उनके सब टाइप हैं। दूसरा क्लास जो है बीटा ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर है, वैसोडायलेटर्स है। अल्फा एंड बीटा बोथ टाइप ऑफ ब्लॉकर्स इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो क्लास मतलब होता है कि एक जैसे काम करने वाले ड्रग को एक कैटेगरी में रखा जाए, ये क्लास कहलाता है। और उस क्लास के अंदर जो सब क्लास है उनका मतलब ये होता है कि काम तो वो उसके क्लास जैसा ही करेंगे, लेकिन उनका जगह या उनका जो काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। और इसीलिए हमने एग्जांपल के लिए एक क्लास और एक सब क्लास को लिया है, और यह है डाययूरेटिक। डाययूरेटिक एक क्लास है जिसका मतलब होता है कि ऐसे सारे ड्रग जो कि यूरिन फॉर्मेशन के रेट को बढ़ा देंगे और आपकी बॉडी से यूरिन के एलिमिनेशन को इंक्रीज कर देंगे, और इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि यूरिन का ब्लड प्रेशर से क्या लेना देना है। बहुत लॉजिकल रीजन है इसके पीछे। आपने अगर आपके घर में कोई हाइपरटेंशन के पेशेंट होंगे तो उनको ये ध्यान दिया होगा कि उनके जो इनटेक ऑफ डाइट है इसमें सोडियम का लेवल बहुत कम रखा जाता है। या तो वो नमक नहीं खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, या लो सोडियम सॉल्ट यूज करते हैं, या कुछ अदर टाइप ऑफ रॉक सॉल्ट यूज करते हैं, यानी कि सोडियम का लेवल उनकी बॉडी में बहुत कम रखा जाए, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। रीजन क्या है? सोडियम वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है और आपकी कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन अ रॉ लैंग्वेज। तो अगर सोडियम रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर के बढ़ने में, तो क्यों ना हम सोडियम को बॉडी से बाहर निकाल दें। तो इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अब क्वेश्चन दूसरा ये उठता है कि सोडियम को हम बॉडी से बाहर कैसे निकालें। बॉडी से बाहर निकलने के तो कई रास्ते हैं। यूरिन है, फीसेस है, आपके स्वेटिंग है, सलाइवा है, और चीज़ें हैं। बट इनमें अगर सोडियम निकलेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा। तो बेसिकली आपने देखा है कि सोडियम का जो एक्सक्रीशन है बॉडी से मेन रूप से दो जगह से या दो रूट से होता है। पहला जो अबेंडेंट मात्रा में होता है वो है यूरिन, दूसरा कुछ स्वेटिंग के थ्रू होता है। मैक्सिमम जो है वो आउटपुट उसका यूरिन के थ्रू होता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि यूरिन के थ्रू सोडियम को बॉडी से बाहर निकाला जाए, और अगर यूरिन के थ्रू सोडियम बॉडी से बाहर निकलता है तो धीरे धीरे सोडियम का लेवल हमारे ब्लड से कम होता जाता है। और आपने थोड़ी देर पहले ही सुना था कि सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और अगर सोडियम बॉडी से बाहर निकलता है तो डेफिनेटली ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। इसलिए डाययूरेटिक एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर। अब डाययूरेटिक के अंदर अलग अलग सब क्लास यहाँ पे लिखे हुए हैं। लूप डाययूरेटिक है, थायाजाइड डाययूरेटिक है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। तो ये उनके जगह को दिखाता है कि कौन सा डाययूरेटिक कौन सी जगह में काम करता है। थायाजाइड आपके इस जगह पे काम कर सकते हैं, जिसको हम आगे के वीडियोस में बताएंगे एक्चुअल में कहाँ काम करते हैं, और ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क भी रहेगा। तो थायाजाइड डाययूरेटिक कहाँ काम करता है? आपका जो लूप डाययूरेटिक है वो लूप ऑफ हेनले में काम करेगा डेफिनेटली। उसके बाद हम बात करते हैं अगर ऑस्मोटिक डाययूरेटिक की, तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक के काम करने का तरीका क्या है? ऑस्मोटिक बना हुआ है ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो यहां से अगर हम ऑस्मोटिक डाययूरेटिक देते हैं तो वो आसपास के सराउंडिंग से वाटर के लेवल को अट्रैक्ट करेगा, उससे वाटर यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो यूरिन का आउटपुट भी ज्यादा होगा। इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन का रेट बढ़ेगा। तो ये हमारे डाययूरेटिक का काम करने का तरीका हुआ, क्लासिफिकेशन हुए। अब इसी पे हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना बहुत ही आसान है, और इसके लिए हमने पहले कहा था, अभी भी रिपीट करते हैं। आपको एपीएचई मालूम होनी चाहिए, बायोलॉजी मालूम होनी चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गन की या ऑर्गन सिस्टम
सिस्टम की जिसके बारे में या जिसके डिजीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं तो डाययूरेटिक की। डाययूरेटिक यानी कि जो कि यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाए। यूरिन कौन बनाता है? हमारा किडनी। किडनी के अंदर जो यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। तो आपको फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, आपको पैथोलॉजी या आपको बोल सकते हैं कि जिसकी काम करने का तरीका है यूरिन सिस्टम का वो मालूम होना चाहिए, तब आपके लिए काम जानना और उसको समझाना, एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसके लिए हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स की। बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, जो भी ब्लड में से आएगा उस चीज का, फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, देन रीएब्जॉर्प्शन। ये कुछ चीजें हैं बेसिक फॉर्मेशन यूरिन के स्टेप्स की। तो हमारा जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसके अंदर जो डायरेक्टिक ड्रग है वो इन्हीं तीन स्टेप्स को अल्टर करके अपना एक्शन शो करेगा। अगर एब्जॉर्प्शन को आप डिले करते हैं तो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप एब्जॉर्प्शन के बाद सिक्रीशन को फास्ट करते हैं तो भी ड्रग है वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो मेन एक्शन होगा वो हमारा होगा रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देना, जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन फास्टर होगा। अब समझिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि किडनी ने जो यूरिन बनाया है उसमें अगर गलती से कुछ ऐसे चीज़ें पास आउट हो गई हैं जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल होंगी तो किडनी उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। एंड दिस इज रेट लिमिटिंग फैक्टर, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है। और इसी स्टेप की वजह से जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है और वॉल्यूम घटता है। तो अगर हम चाहते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा और जल्दी हो तो हमको रीएब्जॉर्प्शन के स्टेप को हिंडर करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे मैक्सिमम यूरिन फॉर्मेशन हो और एक्सक्रीट हो जाए बिना किसी रीएब्जॉर्प्शन के। तो इस तरह से जो हमारे ड्रग हैं, डाययूरेटिक ड्रग है, वो बेसिकली वैसे तो कई जगह काम करते हैं, बट जो हम बात कर रहे हैं जो रीएब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे वो उसके रीएब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे तो फास्टर रेट होगा। इसका नुकसान भी है, साइड इफेक्ट भी हमको यहीं पे आपको बता देते हैं कि अगर यूरिन का फिल्ट्रेशन प्रॉपरली ना हो, रीएब्जॉर्प्शन प्रॉपरली ना हो, तो जरूरी नहीं कि यूरिन के थ्रू सिर्फ सोडियम ही बाहर जाए। सोडियम के साथ पोटेशियम, क्लोराइड, अदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी बाहर जा सकते हैं। तो आपने तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया, आपको निकालना था सोडियम, बट ये सिलेक्टिव नहीं है एक्सेप्ट पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक के। तो ये सिलेक्टिव नहीं है, इसलिए सोडियम के साथ पोटेशियम को भी बाहर निकाल देते हैं। तो आपको जो है इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है। तो ये उसके साइड इफेक्ट हैं जिसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए निकला कि ये दूसरी चीज़ों को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आपने एक नया क्लास बना लिया अपने से। यहाँ पे अगर आप देखें डाययूरेटिक की तो एक क्लास और आता है जिसका पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक, इसके एग्जाम्पल होते हैं स्पैरोलेक्ट्रॉन वगैरह। तो वहाँ पे आपने देखा कि भैया सोडियम के साथ साथ तो पोटेशियम भी बाहर निकल जा रहा है और हमको सिर्फ सोडियम को टारगेट करना था कि सोडियम बॉडी से बाहर निकल जाए, ना कि पोटेशियम। तो आप पोटेशियम को स्पेयर कर रखना चाहते हैं, पोटेशियम को बचा कर रखना चाहते हैं, इसलिए आपने नया डाययूरेटिक क्लास बना लिया जिसको कॉल्ड पोटेशियम स्पैरिंग, जो कि पोटेशियम को स्टोर करके रखेगा, बचा कर रखेगा, सिर्फ सोडियम को बाहर जाने देगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप धीरे धीरे जब समझते जाएंगे तो वो डेवलप हो जाएगा। और अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अगर आप पोटेशियम के लॉस को रोकना चाहते हैं तो कौन सी डाययूरेटिक को प्रीफर करेंगे, डेफिनेटली आप स्पैरोलेक्ट्रॉन यानी कि पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक को यूज जाएंगे। तो अगर आपने पूछा है कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ डाययूरेटिक, तो आप देख सकते हैं कि उससे पोटेशियम भी बाहर जा रहा है, सोडियम भी बाहर जा रहा है, तो दिस आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया भी प्रॉब्लम हो सकती है, पोटेशियमिया भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने इसके मैकेनिज्म से साइड इफेक्ट अपने आप डिराइव किया, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं अगर बीटा ब्लॉकर की, अल्फा ब्लॉकर की, वैसोडाइलेटर्स की, तो ये भी उनके तरीके से काम करते हैं। बीटा ब्लॉकर जो है वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, बीटा 1 को, क्योंकि बीटा 2 तो आपके लंग्स में पाया जाता है, बीटा 1 हार्ट में पाया जाता है। तो इसका मतलब है बीटा 1 को ये अफेक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को ये कम कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। वैसोडाइलेटर्स का सिंपल सा मतलब है जो वेसल्स को डायलेट कर दे। अगर ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो जो वैसोडाइलेटर्स होंगे वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे और उनको वापस से पहले के जैसा रिस्टोर करेंगे, जिससे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था ब्लड का ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम इसको देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की, तो उसके अंदर हम देखेंगे कौन सी ड्रग का एडीएमई क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा है, जो मैक्सिमम ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो या तो ओरली या तो पैरेंटली दिए जाते हैं, बट काफ़ी हद तक ये ओरल ड्रग दिए जाते हैं। जितने भी अल्फा ब्लॉकर हैं, बीटा ब्लॉकर हैं, डाययूरेटिक हैं, ये ओरली दिए जाते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी ही हम इनके पैरेंटल रूट को प्रीफर करते हैं। इसके बाद अगर आप बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली बॉडी में थ्रू आउट होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में ये सर्कुलेट होते हैं, डिपेंडिंग करता है कि वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है। तो ये जो मैक्सिमम ड्रग है वो बेसिकली वाटर सॉल्युबल ड्रग है, इसलिए बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म लीवर में ज़्यादा होता है। वैसे तो मेटाबॉलिज्म के अलग अलग साइट हैं जिसमें लीवर
मेन है। लीवर के बाद लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, ये भी स्मॉल वॉल्यूम में, स्मॉल क्वांटिटी में आपके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज अ लीवर। इसके बाद हम बात करते हैं एलिमिनेशन की, जो कि वाटर सॉल्युबल ड्रग है, इसलिए यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इनका एलिमिनेशन थ्रू यूरिन बाय किडनी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इनके डायनेमिक की, तो डायनेमिक मतलब होता है व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, ड्रग क्या करेगा बॉडी के साथ। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपने इस ड्रग को लिया ही क्यों है, क्यों आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं, क्यों आप डायबिटिक ले रहे हैं, तो आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं तो आपका उद्देश्य यही था, आपका ऑब्जेक्ट ये था कि हाइपरटेंशन को कम करें, ब्लड प्रेशर को कम करें। उसके अंदर आपने डायबिटिक लिया था, इसका मतलब था कि यूरिन के फॉर्मेशन को हम बढ़ा दें ताकि मैक्सिमम सोडियम यूरिन से बाहर निकल जाए, ये आपका ऑब्जेक्ट था। तो यूज क्या होगा एज ए डायबिटिक, डायबिटिक कई यूज हो सकते हैं, बट इस कंसर्न में अगर आप बात करते हैं हाइपरटेंशन की, तो रिड्यूस द हाइपरटेंशन। अदरवाइज डायबिटिक का यूज तो एडिमा को भी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, किडनी स्टोन को भी काफी हद तक रिजॉल्व करने के लिए या थ्रू आउट बॉडीज बाहर करने के लिए यूज किया जाता है। बट आप जिस कंसर्न में इस बारे में बात कर रहे हैं वहां पर उसका यूज होगा। अदर यूज आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, जो उसको उनको यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इनका साइड इफेक्ट क्या होगा, तो साइड इफेक्ट तो इसी से हमने डिराइव कर लिया है। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग दे रहे हैं उनके साइड इफेक्ट इजी हैं। अगर ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है और उसके कारण से ब्लड प्रेशर एक्सेसिवली रिड्यूस हो जाता है, बात कीजिएगा एक्सेसिव रिड्यूस की, तो वो हाइपोटेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उसका साइड इफेक्ट है। अगर आप डायबिटिक के बारे में बात करते हैं तो डायबिटिक की वजह से किडनी पे एक्सेसिव प्रेशर बढ़ सकता है और ये अल्टीमेटली अगर किडनी डिजीज कंडीशन में है तो किडनी फेलियर को भी ये कॉज कर सकता है। अगर आप बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, एक एग्जांपल और लेते हैं बीटा ब्लॉकर के, अगर आप बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो बीटा ब्लॉकर ड्रग के अंदर एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इंपोर्टेंसी भी कॉज कर सकते हैं, मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी जनरेट हो सकता है, तो ये उनके साइड इफेक्ट हैं। अगर आप बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ये होता है कि इस ड्रग को, इस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को, और उसके अंदर आप जो भी कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे हैं, इस ड्रग को किस कंडीशन में नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो कहलाता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर आप बात करते हैं डायबिटिक की, तो डायबिटिक ड्रग को उन पेशेंट को नहीं दिया जाना चाहिए जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनके किडनी में प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रही है, किडनी इन अ डिजीज कंडीशन में है, उनको डायबिटिक नहीं देना चाहिए। अगर आप बीटा ब्लॉकर के बारे में बात करते हैं तो ये अस्थमेटिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने बताया बीटा 1 आपके हार्ट में और बीटा 2 आपके लंग्स में है, जो दोनों का काम अलग अलग होता है, तो उसके लिए ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कर सकता है बीटा ब्लॉकर ड्रग अगर आप उसको देते हैं तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बात करते हैं ऑस्मोटिक डायबिटिक की, तो ये एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन कर सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लॉस है वो काफी ज्यादा हो जाएगा और इससे हाइपोइलेक्ट्रोमिया भी हो सकता है। तो ये उससे कुछ पॉसिबल कॉन्ट्राइंडिकेशन है और अदर यूज है। हमने बात किया था ऑफलाइन ड्रग की, तो ऑफलाइन ड्रग मतलब यही हुआ कि इस स्टेबलाइज्ड, इस प्रूव्ड या अप्रूव्ड यूज के अलावा आप कौन से कैटेगरी में या कौन सी जगह में इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं या एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग हैं, इनका यूज अनऑफिशियली ऑफ लेवल ऑप्थेल्मिक कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज किया जा सकता है। जो रेटिनाज में ब्लड वेसल्स कैपिलरी हैं उनमें जो प्लैक जमा होता है, इसको डिसॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज द ऑफ लेवल ड्रग, ऑल्दो इट इज यूज्ड वाइडली, बट दिस इज ऑफ लेवल ड्रग। सो फ्रेंड्स, हमने आज इस वीडियो में बात किया था फार्माकोलॉजी को कैसे सिंपल तरीके से समझा जाए और कैसे एक्सप्लेन किया जाए, बिना याद रखे, बिना रट्टा मारे आप कैसे इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उसका जो सार है, कंक्लूजन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपको सबसे पहले तो उस टॉपिक का एनाटॉमी मालूम होना चाहिए, फिजियोलॉजी मालूम होना चाहिए। दूसरा, आपको उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से साइड इफेक्ट कैसे निकालते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए, और इस जानकारी को होने के लिए आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। अब हम बात करते हैं अगर क्लासिफिकेशन की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हमने बताया था स्टूडेंट्स को होती है, क्लासिफिकेशन को याद करना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। हमने इसके मेमोनिक्स बताए हैं वीडियो में, ऑलरेडी 5-6 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। हाउ टू मेमोराइज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हाउ टू मेमोराइज कफ एंड अदर टाइप ऑफ NSAID ड्रग, ये आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। उनके क्लासिफिकेशन को आप उनके नाम के हिसाब से याद रख सकते हैं, और ये नाम जो है उनके लास्ट में आते हैं और आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं बीटा ब्लॉकर की, तो इनके लास्ट में लॉल आएगा, एटेनॉल, मेटानोल, तो ये आपको बताते हैं कि ये बीटा ब्लॉकर के ड्रग हैं। अल्फा ब्लॉकर के लास्ट में आएंगे जोसिन, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टेराजोसिन,
तो ये आपको बताते हैं कि ये अल्फा ब्लॉकर के ड्रग हैं। वैसे ही अदर कैटेगरी के भी ड्रग होते हैं जो आपको दिखाते हैं, जैसे अगर आप एंटी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग की बात करेंगे तो आपको आएगा एटोरवास्टेटिन, रोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, सीटावास्टेटिन। तो ये जो वेस्टेटिन स्टेटिन्स लास्ट में जुड़ रहे हैं ये आपको दिखाते हैं कि ये किस ड्रग की कैटेगरी के ड्रग हैं। ऑल्दो इसके ऊपर हमने जो मेमोरिक्स दिए हैं वो आप इस वीडियो से भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सीधा फेसबुक पे हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर एक फाइल सेक्शन मिलेगा आपको, जहां से आप पूरे एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अदर टॉपिक के नोट्स भी पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आप एमसीक्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो हम डेली 9 बजे मॉर्निंग में एमसीक्यूज पोस्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी पेज पे एज वेल एज ग्रुप पे। और अगर आप इनके क्वेश्चन के आंसर भी साथ में चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चंस को उनके आंसर के साथ पोस्ट करते हैं, जबकि पेज पे और ग्रुप पे हम इनके क्वेश्चंस देते हैं और इनके आंसर पूरे के पूरे जो एक महीने के क्वेश्चंस होते हैं इनको इनके आंसर के साथ पीडीएफ के फॉर्म में रजिस्टर्ड मेल आईडी के जो हमारे कैंडिडेट हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेल करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने में एमसीक्यूज के नोट्स प्रोवाइड होते रहें द लास्ट ऑफ एवरी मंथ, तो आप हमें solutionpharmacy@gmail.com solutionpharmacy@gmail.com पे मेल करके सब्जेक्ट में ये लिख सकते हैं कि फॉर MCQs, तो आपको हर महीने ऑटोमेटिकली ये नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। बस आपको हमारा जो मेल आईडी है आपके कॉन्टैक्ट में सेव रखना है ताकि हमारा जो मेल है आप तक सीधे पहुंचे, बाउंस ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा जो सॉल्यूशन फार्मेसी का चैनल है वो कैसा लग रहा है, आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें लगती हैं कि हमको इम्प्रूव करना है तो वो भी बिना किसी हेजिटेशन के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको जल्दी से जल्दी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज स्टे सपोर्टिव and please stay connective. Thank you again. Thank you very much.